हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 17 में आ गए हैं, चैप्टर नंबर 3 के। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आपने लेक्चर नंबर 16 देखा होगा बच्चों। तो लेक्चर नंबर 16 में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थे किरचॉफ लॉ पे बेस्ड। ठीक है, और किरचॉफ लॉ के बाद आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था थ्योरी में लास्ट, जो था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज के जो हमने टॉपिक लिए वो बेस्ड है किस पे बच्चों? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, और व्हीटस्टोन की थ्योरी आपको याद होगी बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आपको याद होगा, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब ब्रिज, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं, ब्रिज जब बैलेंस स्टेट में होता है तो क्या होता है, ऊपर दो ब्रांच होते हैं, एक अपर ब्रांच एक लोअर ब्रांच। तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के क्या होता है, रेशियो के बराबर हो जाते हैं। उसके लिए आप बच्चों हमारे लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर चेक करिएगा, उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस स्टेट के क्या होता है सबका मैंने डिटेल बताया था, उसको चेक करिएगा बच्चों। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी चेक करिए बच्चों। थ्योरी को अच्छे से पढ़िए क्योंकि थ्योरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप अच्छे से प्रिंसिपल जानते हो तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, बाद मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, बाकी आपको डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, देखो इस सर्किट में एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स, कुछ नोन रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स आपको दिख रही है। आपसे बोल रहे हैं इस एक्स की वैल्यू बता दीजिए व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर। और कंडीशन है कि इस 5 ओम से कोई भी रेजिस्टेंस फ्लो नहीं कर रही है। ठीक बच्चों, तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद होगा। ठीक है, तो समझना बच्चों, मैं आपको एक बार ऐसा करता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का थोड़ा सा एक बार प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों ना। ठीक है, ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं एक बार थोड़ा सा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद दिला देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या कहता है। वैसे तो आपने थ्योरी देखी होगी बच्चों, जानते होगे, फिर भी एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे आपको याद होगा बच्चों, एक नीचे हम बैटरी बनाते हैं, इसके साथ एक की लगाते हैं। एक बैटरी लगाते हैं ऐसे, और इनको हम क्या लिखते हैं बच्चों? पी क्यू आर एस। और इन पी क्यू आर एस के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। और मैंने आपसे कहा भी था जब मैं प्रिंसिपल आपको बता रहा था, तो हमने कहा था देखो थ्योरी में तो हम गैल्वेमीटर लगाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में गैल्वेमीटर की जगह पर भी एक रजिस्टर लगाएंगे। जैसे इस डायग्राम में आपको गैल्वेमीटर नहीं दिख रहा है बच्चों। ठीक है, चलो पहले प्रिंसिपल को एक बार डिस्कस कर लेते। तो आपको याद होगा बच्चों, हमने पढ़ा था कि बैलेंस स्टेट में गैल्वेमीटर, जब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। मैंने बताया था कि आर की वैल्यू को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो ले आते हैं। तो जब आपका क्या होता है, गैल्वेमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, तो बोलते हैं ब्रिज किस में है? बैलेंस स्टेट में। और जब ये ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है, ठीक है, जैसे गैल्वेमीटर वाली ब्रांच को अगर हम हटा दें बच्चों, इसे ब्रिज आर्म भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था पूरा, आप एक बार थ्योरी चेक करना हल्का सा, मैं एक बार जल्दी से समझा दे रहा हूं दोबारा से। तो इसे ब्रिज आर्म कहते हैं। कहते हैं जब, जैसा ना देखो, जिस आर्म में गैल्वेमीटर लगा इसे बोलते हैं ब्रिज आर्म। ये ऊपर वाले आर्म को नीचे वाले आर्म से बीच में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे ब्रिज आर्म कहते हैं। और जब गैल्वेमीटर या ब्रिज आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, ठीक है, जैसे हमने कहा गैल्वेमीटर को हटा दे बच्चों अगर हम, जब इससे करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। मींस P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आपने कुछ चीजें चेक करनी है। एक तो आपने सबसे पहले चेक करना है व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 4 या 5 रजिस्टर होंगे। अगर 4 रजिस्टर होंगे तो गैल्वेमीटर होगा, और अगर गैल्वेमीटर नहीं होगा तो 5 रजिस्टर का एक अरेंजमेंट होगा। तो देखो हमारा भी देखो यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है बच्चों। देखो 1 2 3 4 5। तो इन जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, उसमें क्या होंगे? या तो 4 रजिस्टर एक गैल्वेमीटर होगा या 5 रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे केस में 5 रजिस्टर का एक अरेंजमेंट है, इसमें आपने ब्रिज आर्म पहचाननी होती है बच्चों। ठीक है,
कहते हैं कि जब ब्रिज आर्म से करंट फ्लो नहीं करती है तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां पर भी देखो बच्चों, ब्रिज आर्म यहां पर 5 ओम का रेजिस्टेंस ब्रिज बना रहा है। देखो अगर मैं इस 5 ओम के रेजिस्टर को हटा दूं, ठीक है, तो ऐसा हो गया बच्चों। देखो ऊपर एक आर्म है जिसमें दो रजिस्टर लगे सीरीज में X and 18, नीचे एक आर्म आ गई जिसमें दो रजिस्टर लगे 2 and 6, ये भी किसमें सीरीज में, ठीक है। तो कंडीशन ये होती है अगर ब्रिज आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो ऊपर वाली आर्म के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, ठीक बच्चों। और इसने बोला है देखो कि जो 5 ओम का रजिस्टर है ना, जो 5 ओम का रजिस्टर है, देखो ये ब्रिज आर्म बना रहा है और बोल रहा है इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये ब्रिज किस में आ गया, बैलेंस स्टेट में आ गया। ब्रिज आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो 5 ओम वाली जो आर्म है वो ब्रिज आर्म है, ठीक है, और ब्रिज आर्म से करंट फ्लो नहीं कर रही है तो रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस नो करंट फ्लोज थ्रू दी क्या 5 ओम रजिस्टर यहां से ब्रिज आर्म, therefore according to Wheatstone bridge principle x by 18 is equal to 2 by 6। इसको ऐसे लिख देंगे, मुझे थोड़ा थियोरेटिकली बता दोगे, है ना, कि क्या कंसेप्ट लगा रहे हो। तो लिखेंगे since no current flows through, since no current flows through, क्योंकि आपकी ब्रिज आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, फ्लोज थ्रू 5 ओम रजिस्टर, और ये 5 ओम रजिस्टर क्या बना रहे हैं, ये ब्रिज बना रहे हैं बच्चों। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज आर्म, इसे आप ब्रिज आर्म भी कह सकते हो, है ना। तो देयरफॉर अगर ब्रिज आर्म से करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, लेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू WSB प्रिंसिपल। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगा देंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना, x/18 इज इक्वल टू 2/6। आप इसको हाइड कर लेना, ब्रिज आर्म को हाइड कर लेना, ठीक है। ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज 2/6, ठीक बच्चों। कितना आ गया देखो, 6 से 3 जा 3 2 जा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। x/18 2/6 बस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो 6 से 18 3 जा 3 क्रॉस कर दोगे तो 6, ठीक है। तो x is 6 ओम। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का मतलब क्वेश्चन पहचानने का ही तरीका है। क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है तो बोलेंगे, मैंने क्या बोला फिर एक बार समझ लो, या तो 4 रजिस्टर और एक गैलमीटर का अरेंजमेंट होगा, या गैलमीटर नहीं होगा तो 5 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। उन 5 रजिस्टर में से एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसको हटाने से, जैसे ब्रिज आर्म कहते हैं, है ना, 2 ब्रांच बन जाएंगी और उन 2 ब्रांच पे रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आपको पहचान, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल बहुत, ठीक है ना, बस आपने ब्रिज आर्म पहचान, तो आप सब नोट कर लो बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो ऐसे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है, छोटे से क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपसे बोलता ही हूँ कि हम ज्यादातर प्रीवियस ईयर ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर शोन इन फिगर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रजिस्टर का नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अक्रॉस एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आपसे बोल रहे हैं बताइए इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ हो रही है। चलिए बैटरी से निकलने वाली करंट को मैं कुछ मान लेता हूँ बच्चे, मान लेता हूँ बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ हो रही है, आई करंट ड्रॉ। अब समझ
और यही आई हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ हो रही है। बच्चों समझते ही हो, मैं किसी भी सर्किट में अगर आपको टोटल वोल्टेज पता है, ठीक है ना, और रजिस्टर का अरेंजमेंट है, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे टोटल वोल्टेज पता है, मैं इस अरेंजमेंट की क्या निकाल दूंगा? टोटल रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, और टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस लास्ट में क्या कर दूंगा? डिवाइड, सो वी गेट द टोटल करंट। तो इस क्वेश्चन में मेन काम क्या है? आपके पास वोल्टेज है, आपको इस अरेंजमेंट की टोटल क्या निकालनी है? रेजिस्टेंस निकाल। अगर टोटल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली तो फिर करंट आ जाएगी। अब अगेन देखो, क्वेश्चन में कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात नहीं कर रहे, लेकिन जैसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, अगर 5 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है तो 99% चांसेस रहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, मतलब ये जो डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रेजिस्टर 5 है बच्चों, देखो ना, है 1 2 3 4 और बीच में रेजिस्टर लगा है 5, तो 5 रजिस्टर्स हैं। अगर 5 रजिस्टर हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बहुत ज्यादा क्या है? पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आपने क्या पहचानना है? एक ब्रिज आर्म होगी, है ना, इसमें एक ब्रिज आर्म होगी, तो ब्रिज आर्म आपने पहचानना है, तो पहचान ही रहेंगे बहुत से बच्चे, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसमें ब्रिज आर्म है 5 ओम। देखो ना, अगर मैं 5 ओम रजिस्टर को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं अगर इस 5 ओम के रजिस्टर को हटा दूं बच्चों, बीडी वाली ब्रिज आर्म में इसमें 5 ओम का रजिस्टर लगा था, देखो मैंने अगर मैं 5 ओम के रजिस्टर को हटा दूं तो क्या हो रहा है बच्चों? देखो ऊपर एक ब्रांच आ गई, 1 सीरीज में लगे, है ना, देखिए ए बी सी एक ब्रांच हो गई जिसमें 2 रजिस्टर है सीरीज में 1 फिर एक ब्रांच ऐसे ए डी सी हो गई, देखो ये दोनों भी किस में आ गए बच्चों? सीरीज, तो 2 आर्म हो गई, और उसमें 2 रजिस्टर सीरीज में, ये 2 रजिस्टर सीरीज में। तो देखो ब्रिज आर्म हटाने के बाद ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना बच्चों, ठीक है। तो आपने यही पहचानना है, किसी भी क्वेश्चन में ये पहचानना है कि अगर एक आर्म को हटाकर बाकी 2 आर्म बचती है और उसमें 2 रजिस्टर सीरीज में होते हैं, है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीडी को हटाकर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, अब आपने इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए भाई आप सीरीज एंड पैरेलल का कंसेप्ट लगाओगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल। तो जैसे हमने कहा कि पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर अगर देखें, देखो बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, देखो इस ब्रिज आर्म को, जैसे मैंने कहा अगर मैं 5 ओम को हटा दूं, ठीक है ना, अगर मैं 5 ओम को, तो एक बार फिर हटा देता हूं, अगर 5 ओम को हटा दूं तो एक 2 ब्रांच है, इसमें 2 रजिस्टर लगे, इस ब्रांच में 2 रजिस्टर लगे, अगर इन ब्रांचेस की रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा तो ब्रिज आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। जैसे देखिए यहाँ रेजिस्टेंस सेम है, रेशियो सेम है, ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 2/4। तो देखिए इसका रेशियो भी 1/2 आ रहा है, और 2 को 4 से डिवाइड करोगे ये भी 1/2, ठीक है। तो इन 2 ब्रांच में जो रजिस्टर लगे हैं उनका रेशियो सेम है, और अगर रेशियो सेम है तो ब्रिज आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और जिस रजिस्टर से करंट फ्लो नहीं करेगी वो रजिस्टर इफेक्टिव नहीं होगा, हम उसे अपने डायग्राम से हटा देंगे, ठीक है। तो उसका आपने रीजन देना होगा बच्चों पहले, है ना। चलिए, तो जैसे मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, जैसे मैं रजिस्टर को कुछ मान लेता हूँ, जब बोर्ड में आएगा तो आपने पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा बच्चों। मैं रजिस्टर को कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैं इस 1 ओम को R1, इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको मैं R2 लेट कर देता हूँ, है ना, इसको मैं R3 लेट कर दे रहा हूँ, और इसको मैं R4 लेट कर दे रहा हूँ। मतलब आपने दिखाना, बताना होगा कैसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने इन रजिस्टर को लेट कर लिया बच्चों, R1 R2 R3 R4, आपकी जो भी चॉइस आप लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो पहले हम R1 R2 का रेशियो निकालेंगे और R3 R4 का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ये जो डायग्राम है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बीडी वाली आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। फिर अगले सिंप्लीफाइड, इस डायग्राम का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेंगे, उसमें से हम इस बीडी को हटा देंगे। तो ऐसे लिखेंगे, पहले आप पूरा प्रोसेस बताओगे बच्चों। पहले R1 R2 का रेशियो निकालो, तो R1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, R2 की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। तो इन दो का रेशियो 1/2 आ गया। अब इसका रेशियो निकालोगे R3 एंड R4 का, तो R3/R4, R3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, और R4 की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये भी कितना आ गया बच्चों? 1/2, ठीक है। तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ गया,
तो फिर लिखेंगे सिंस R1/R2, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बता दोगे, सिंस R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, देयरफॉर क्या बोलेंगे, गिवन डायग्राम, देयरफॉर गिवन डायग्राम, जो डायग्राम गिवन है हमको, देयरफॉर गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट a balanced WS भी लिख दे रहा हूँ बच्चे शॉर्टकट में, व्हीटस्टोन ब्रिज, देयरफॉर गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, कि एक बैलेंस व्हीटस्टोन को ब्रिज कर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बीडी आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, लिखेंगे देयरफॉर नो करंट विल पास थ्रू, नो करंट will pass through, no current will pass through 5 ohm resistor, through 5 ohm resistor, तो इस 5 ohm resistor से कोई भी करंट पास नहीं होगी बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेंगे, उस सिंप्लीफाइड डायग्राम में अब हम 5 ओम के रजिस्टर को हटा देंगे। जैसे आपको याद है हमने सीरीज एंड पैरेलल के पीछे के लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, तो मैंने एक बात बोली थी बच्चों, अगर किसी रजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो वो रजिस्टर इफेक्टिव नहीं होता है, तो उसको हम अपने डायग्राम से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो मैं बीडी को रिमूव कर दूंगा बच्चों, ठीक है। फिर देखो R1 R2 सीरीज में आ जाएंगे, R3 R4 भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, और फिर फाइनली पैरेलल में आ जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो चलिए मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देता हूँ बच्चों, अगले पेज में बना देता हूँ समझना। तो अब हम इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं ना। देखो बच्चों मैं बीडी वाली आर्म को हटाऊंगा, मैं आपको पीछे चेक करा दूंगा, है ना, आपने क्या करना है, बीडी वाली आर्म को हटाना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, अभी डायग्राम से समझ जाओगे बच्चों कि मैंने क्या किया। मैं डायग्राम का शेप जैसा वहां दिखा रखा है वैसी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ऐसे था बच्चों, देखो, अरे सॉरी, ठीक है ना, तो ऐसे ही बना रहे सेम। ऐसा था बच्चों, ठीक है। बाकी चेक कर लो, देखो आपका ए बी, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल डी था, और ये टर्मिनल सी था, ठीक है। यहाँ पर एक 5 ओम का रजिस्टर लगा था, मैंने हटा दिया। यहाँ पर एक रजिस्टर था 1 ओम का, ये रजिस्टर था 2 ओम, इधर 2 ओम, इधर क्या रजिस्टर था 4 ओम, जिनको मैंने R1 R2 R3 R4 माना था। इस रजिस्टर को हमने क्या बोला था बच्चों, R1। आइए मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा पीछे वाला। इसको हमने क्या लेट किया था, R2, इसको लेट किया था R3, और इसको हमने लेट किया था R4, ठीक है। ऐसे ही बच्चों चेक कर सकते हो, देखो डायग्राम को आप, ये था ना 1 2 2 4, मैंने BD को हटा दिया, बाकी नीचे एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी थी बच्चों, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन सिंपलीफाइड डायग्राम से आसान हो गया बच्चों। अब देखो R1 R2 सीरीज में और R3 R4 भी क्या सीरीज में, फिर इन दोनों का नेट पैरेलल में हो जाएगा। तो ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, R1 R2 को सीरीज में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, R1 R2 के नेट को मैं R डैश मान ले रहा हूँ, और R3 R4 के नेट को R डैश डैश मान लूंगा। तो R डैश R1 R2 का नेट है, दोनों सीरीज में, सीरीज में जानते हो बच्चों डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं रजिस्टर, कितना रहेगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। फिर हम 2 and 4 वाले के नेट को R डबल डैश मान लेते हैं, ये है R3 + R4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 + 4 इज इक्वल टू कितना 6 ओम, ठीक बच्चों। अब एक लास्ट
स्टेज और बना देते हैं इसी डायग्राम की। ठीक है, अब देखो सिंपल हो गया बच्चों, अब ये ऐसा हो गया। अब हमारी दो ब्रांच हो गई। अब मैं सिंपल में बना दे रहा हूँ डायग्राम को। अब ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। ये हमारा डैश हो गया, और ये क्या हो गया, आर डैश डैश हो गया। ये 4 वोल्ट की बैटरी हुई, इसी से करंट ड्रॉ हो रही है आई। ऐसा ही बच्चों, अब फाइनली ऐसा होगा। ठीक है, इसे आप टर्मिनल ए कह सकते हो, इसे टर्मिनल सी, है ना। ए से करंट इन हो रही थी, सी पे आउट हो रही थी। बस ठीक है, नाउ दे आर इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों। अब लास्ट स्टेप है, तो अब इन दोनों कैन आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डैश डैश। तो 1/R डैश कितना है बच्चों आपका 3, है ना, और R डैश डैश कितना है 6। एलसीएम 6 कर लोगे तो 2 + 3, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 3/6 1/2। फाइनली रेसिप्रोकल कर दोगे तो R इक्विवेलेंट कितना रहेगा 2 ओम। ठीक बच्चों, ये आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस। बस ठीक है, देयरफॉर टोटल करंट इन द सर्किट आई आ जाएगी, वोल्टेज गिवन है 4 और रेजिस्टेंस आपकी 2 ओम आ गई, है ना। देखिए देयरफॉर करंट इन द सर्किट इज, अब करंट लिख देंगे, देखिए देयरफॉर करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ऐसे बोल लो चलो, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज, तो इस बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रही है आई, दिस इज नोन एज टोटल करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी हो गई बच्चों 4 और टोटल रेजिस्टेंस 2। ठीक है, देखो वोल्टेज गिवन थी, रेजिस्टेंस हमने निकाल दी। तो करंट आ गई फाइनली कितना 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई फाइनली आ गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो देखो इस क्वेश्चन में मेन था टोटल रेजिस्टेंस निकालना, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अप्लाई करना। ठीक है बच्चों, समझ गए आई थिंक। तो कंसेप्ट वही है कि 5 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट, है ना, जब होता है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ठीक है, और प्रॉपर वे में लिखना है बच्चों, ऐसे नहीं कि सीधे आपने 5 ओम को हटाया और आप टोटल रेजिस्टेंस निकालने लगे। 5 ओम को हटाने का रीजन बताओगे। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर रीजन लिखा, ठीक है ना, पहले दिखाया कि रेशियो बराबर है, इसलिए ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वजह से बीडी से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये आपने पूरा प्रोसेस लिखना है, मतलब जब आप सब्जेक्टिव में बोर्ड के पेपर में कर रहे हो, बाकी ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो तो फिर तो आपने सीधे करना है। ठीक है, तो जैसे नोट कर लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। चलो सेकंड शीट को नोट कर लो बच्चों। चलिए और क्वेश्चन देते हैं एक आध। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे बच्चों। चलिए अब हमने एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ, बाकी डायग्राम आपको दिख रहा होगा। बोल रहे हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी शोन इन नेटवर्क ड्रॉन इन फिगर। तो आपको इस डायग्राम में 2 पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों ना, 2 ओपन टर्मिनल दिख रहे हैं ए एंड बी। इन ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है 2 वोल्ट, या बोल लो इन ए और बी को हमने एक बैटरी से जोड़ा है 2 वोल्ट की, ऐसे बोल लो, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ए और बी के बीच में 2 वोल्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आपसे बोल रहे हैं क्या कैलकुलेट करना है। देखो बोलते कैलकुलेट, पहले पार्ट में क्या है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो उसने इतना बोला है कि बस ए और बी के बीच में 2 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, या पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द इक्विवेलेंट फाइंड, मतलब कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो आपने इन ए और बी के बीच में ये जो ओपन टर्मिनल ए और बी, इस अरेंजमेंट की टोटल क्या बतानी है, रेजिस्टेंस बतानी है। ठीक है, फिर एक पार्ट और है, बोलते हैं एंड
फिर सेकंड पार्ट में बोल रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन द आर्म्स ए एफ सी बी एंड ए एफ डी बी। तो कुछ आर्म है, जैसे एक आर्म है ए एफ सी, ई और बी, है ना, ए एफ सी बी, इस आर्म में करंट बतानी है, और एक आर्म है ए एफ डी ई बी, ये वाली, ए नीचे की आर्म। खैर इसका जब देखो अभी आर्म को आपको इतना क्लियर नहीं होगा बच्चों, जब मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा तो उससे आर्म आपको ज्यादा क्लियर होंगी। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस के लिए सोचते हैं, जब आप टोटल रेजिस्टेंस के लिए सिंप्लीफाई करोगे इस डायग्राम को तो वो आर्म आपको समझ में आ जाएंगे। अभी आप सेकंड पार्ट को थोड़ा होल्ड पर करिए, फर्स्ट पार्ट को देखिए। ठीक बच्चों, तो अगेन इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए फिर हमें सीरीज एंड पैरेलल चेक करना होगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है। ठीक है, तो अगेन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि चेक करिए कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं। तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स है। तो ये 5 रजिस्टर का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इट मे बी, देखो 100% श्योरिटी नहीं है कि 5 रजिस्टर होंगे तो व्हीटस्टोन होगा, है ना, हमेशा होगा ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन 99% चांसेस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है इन जनरल। ठीक है, जैसे पिछले दो क्वेश्चन में तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज आर्म आराम से पहचान ली ना बच्चों। देखो पिछले क्वेश्चन में ब्रिज आर्म आराम से पहचान में आ रही थी ना, और उससे पिछले क्वेश्चन में ब्रिज आर्म बहुत आराम से पहचान में आ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो ब्रिज आर्म एकदम से देखने में पहली बार में समझ नहीं आ रहा कि ब्रिज आर्म क्या है ना, एकदम से ब्रिज आर्म समझ में, हाँ 5 रजिस्टर है और बाकी देखो 2 2 2 2 है, तो रेशियो तो सेम हो गई, है ना। लेकिन एक बार में देखने में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम नहीं लग रहा है। तो इसमें एक कंसेप्ट है बच्चों, ये बेसिकली एक फोल्डेड डायग्राम है। इस फोल्डेड डायग्राम को आपने अनफोल्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल होते हैं ना एनवलप होते हैं, एनवलप में क्या होता है, ऐसा ना एनवलप, इसमें कैसे एक फोल्डेड एज होती है ना ऐसे करके, है ना, इसमें क्या होती है, फोल्डेड एज होती है। जब इसको अनफोल्ड करते हैं इस फोल्डेड एज को तो कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, एनवलप ऐसा बन जाता है। ठीक है ना, इस जब आप, है ना, इस पार्ट को जब अनफोल्ड करते हैं तो इज लाइक दिस। तो ऐसे यहाँ पर भी है बच्चों। जैसे देखो इन जनरल वैसे भी क्या होता है, जिन दो टर्मिनल के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होती है, जिन टर्मिनल के बीच में हम इन जनरल बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो एक टर्मिनल को हम लेफ्ट में रखते हैं, एक टर्मिनल को हम राइट में रखते हैं, और फिर उसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी आप जैसे ए और बी के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और दोनों मिक्स में है। तो मैं इस डायग्राम, ये फोल्डेड डायग्राम, इस डायग्राम को मैं अनफोल्ड करूंगा। कैसे अनफोल्ड करूंगा, देखो जैसे मैं ऐसे ना ये ए और बी को पकड़ के ऐसे अनफोल्ड कर दूंगा बच्चों, इस डायग्राम को ऐसे अनफोल्ड कर दूंगा। तो देखो ये जो आपका कौन सी वाली आर्म है, सी एफ डी वाली आर्म जो ए से कनेक्टेड है, इसको अनफोल्ड करके इधर ले आएंगे सी डी के लेफ्ट में, और बी को अनफोल्ड करके ई के राइट में ले जाएंगे। मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे अनफोल्ड कर देंगे इस डायग्राम में। तो जब अनफोल्ड करूंगा मैं तो आपको इस डायग्राम फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे इसको अनफोल्ड करते हैं, वैसे इसको अनफोल्ड करेंगे। देखो चलिए इसको अनफोल्ड करते हैं। इसमें आपका जो बीच का ट्राइंगल है ना बच्चों ऐसे ही रहेगा, जो आपका सी डी ई ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ऐसे रहेगा सच, बस जो अंदर वाली चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। तो देखो ये डायग्राम अनफोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा, मैं इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाइड स्टेज बना देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले पार्ट के लिए, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो बीच का ट्रायंगल जैसे मैंने कहा, अभी मैं खाली ट्रायंगल बना रहा हूँ बच्चों, मैं रेजिस्टेंस इसी ट्रायंगल में दिखा दूंगा बाद में, ऐसा रहेगा। ट्रायंगल शेप से बना लेते हैं। ट्रायंगल आपका ऐसा बीच का जो ट्रायंगल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, और एक इधर बन जाएगा सही।
अब मैं टर्मिनल को मार्क कर दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे बच्चों के। बस थोड़ा सा ये कह लो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये मेथड बेस्ड है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ये मेथड बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। अभी मैंने रजिस्टर नहीं बनाया बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने ए वाली है ना, जो ए वाला पॉइंट था इसको उठाकर ऐसे लेफ्ट में ले आया, तो ये पूरी आर्म जो सी डी है ना, सी एफ डी आर्म थी इधर आ गई, ठीक है। और बी को मैंने अनफोल्ड करके की राइट में कर दिया। अब बाकी मैं रजिस्टर बना देता हूँ बच्चों। अब देखो, अब इन सब आर्म में कुछ रजिस्टर लगे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर लगा लेते हैं। अब आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, रजिस्टर सब 2 ओम के, दिस इज 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक स्टेज के बाद अब आपको देखो वीट स्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, और बैलेंस भी है बच्चों। कैसे देखो, अगर मैं बीच वाले 2 ओम को हटा दूं, ये ब्रिज आर्म हो गई ना बच्चों। देखो अगर मैं 2 ओम को हटा देता हूँ बीच वाले को, तो देखो ऊपर एक ब्रांच है जिसमें 2 रजिस्टर लगे, नीचे एक ब्रांच है जिसमें 2 रजिस्टर लगे सीरीज में, है ना। तो ब्रिज आर्म कौन सी है? वो बीच वाली जिसको मैंने भी रिमूव किया। अब तो आप पहचान ले रहे हो ब्रिज आर्म, ठीक है। और देखो यहाँ पर तो सब 2 ओम के रजिस्टर है, तो यहाँ पर आपने रेशियो कैलकुलेट करने की ऐसे बताना नहीं है, आप ऐसे लिख दोगे कि जो सिंपलीफाई, देखो ना 2/2, 2/2, तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। इसलिए जो ब्रिज आर्म है सीडी से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो हम इस सीडी को अगले स्टेप में क्या कर देंगे बच्चों? रिमूव कर देंगे। फिर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, ऊपर 2 2 ओम के सीरीज में, नीचे 2 2 ओम के सीरीज में आ जाएंगे, फिर वो पैरेलल में आ जाएंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस की हेल्प से जो करंट पूछ रहे हैं वो भी आ जाएगी बच्चों। चलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, कैसे लिखेंगे लिखेंगे। Since the simplified diagram, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, since the simplified diagram, हमने जो simplified diagram बनाया, since the simplified diagram, since the simplified diagram represent a balanced Wheatstone bridge, उसको शॉर्टकट में WS भी लिख रहे हैं, है ना, कि ये सिंप्लीफाइड डायग्राम एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर नो करंट विल पास थ्रू, देयरफॉर नो करंट will pass through आर्म CD। जो आर्म CD है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो CD वाली आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी बच्चों ना, आर्म CD, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि since the simplified diagram represent a balanced Wheatstone bridge, therefore no current will pass through arm CD। तो ठीक है भाई, अब जिससे करंट फ्लो नहीं करेगी वो इफेक्टिव नहीं होगा, और टोटल के लिए जो इफेक्टिव नहीं उसको हटा देंगे, ठीक बच्चों। तो ऊपर 2 और 2 सीरीज में और नीचे 2 और 2 सीरीज में आ जाएंगे। अब मैं इसका एक अभी ट्रायंगल जैसा शेप नहीं हो रहा, एक सिंपल एक डायग्राम अगले पेज में बना देता हूँ बच्चों। अब देखो, तो ये अब डायग्राम ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं। अगर इस डायग्राम को अब देखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इससे आपकी वो ना आर्म भी क्लियर हो जाएंगी, जो AFCD और ऐसे जो बोल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा कुछ बच्चों। ठीक है, ये FC, यहाँ पर C था, चलो किसी और कलर से देता हूँ बच्चों ने। ये A है, ये F है, इधर पर आपका C, इधर पे D था जो हमने रिमूव कर दिया।
ये आपका ई है और ये टर्मिनल बी है बच्चा ना, लास्ट में टर्मिनल बी था, ऐसे था ना। जो सी डी में 2 ओम का रेजिस्टर लगा था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब बाकी देखो ये 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ये हो गया ना बच्चों, देखो सही है। मैंने इसको हटा दिया, सी डी से 2 ओम हटा दिया, बाकी सब ऐसे ही रहा। ठीक है, बस अब समझ लो। अब तो सिंपल हो गया बच्चों, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में। ठीक है, एक को R1 एक को R2 मान लेते हैं। चलिए ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ, तो देयरफॉर R1 कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ये हो गया बच्चों 4 ओम ना, 4 ओम हो गया। सिमिलरली नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस को आप R2 मान लोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये भी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस अब इसका एक सिंपलीफाइड डायग्राम और बना लीजिए। अब सिंपल हो जाएगा, अब दो ब्रांच हो जाएंगी, एक में R1 एक में क्या लगा दीजिएगा, R2 लगा दीजिएगा। ठीक है, एक हो गया R1 जो कितना हो गया, 4 ओम हो गया। रेजिस्टेंस तो किनारे लिखिए, मैं R1 R2 लिख देता हूँ बच्चों, ऐसा हो गया। ठीक है, नाउ दे आर इन पैरेलल, तो अब आ जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल में सॉल्व कर लोगे लास्ट में 1/R1 + 1/R2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 + 1/4 2/4 फाइनली 1/2। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस अब आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो मेन होता है एक स्टेज बच्चा, एक स्टेज आपने सिंपलीफाई कर दी, उस इसके बाद फिर चीजें आसान हो जाती हैं। पहली स्टेज मेन है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट हो गया बच्चों, उसने बोला था कि टोटल रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ गई। इक्विवेलेंट या टोटल एक ही मतलब होता है। अब आपसे सेकंड पार्ट में दो आर में देखो बच्चों, एक AFCEB और एक AFDEB, इसको समझने के लिए इधर आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, ये देखो बच्चों AFCEB ऊपर वाली आर में और नीचे वाली बार में AFDEB। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बात सुनना, सेकंड पार्ट को पहले मैं लिख देता हूँ, हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं। सेकंड पार्ट, हाँ ठीक है, तो इन दो आर्म में आपने क्या करना है, करंट निकालनी है। AFCEB ऊपर वाली आर्म और AFDEB नीचे वाली आर्म। चलो ऊपर वाली आर्म में मैं करंट I1 मान लेता हूं बच्चों, है ना। मान लो इस वाली आर्म में करंट कितनी है, I1 है ना। इसमें करंट मान लेते हैं कि I1 है और इसमें करंट को I2 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें करंट मान लेते हैं कितना, I2। तो आपको I1 I2 निकालना है, सिंपल सी बात है। अब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, हमने पीछे भी देखो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो अब बहुत सी बातें आप जानते हो, तो हम लास्ट में आ गए। अब मैं किसी भी ब्रांच में, अगर आपने किसी भी ब्रांच में करंट निकालनी है, तो किसी भी ब्रांच में करंट के लिए क्या चाहिए भाई, I = V/R। उस ब्रांच के क्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया और उस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो देखो इस ब्रांच के एंड कौन है बच्चों, A और B है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो ना, आपने स्टार्ट कहां से किया, AFCEB, तो आप A से B में जा रहे हो। ठीक है, तो इस ब्रांच के दो टर्मिनल कौन है, A और B, और इस A और B के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाइड है बच्चों, 2 वोल्ट। बोला ना क्वेश्चन में, एक बार दिखा देता हूं मैं, बोल रहे देखो A और B के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई गया है, 2 वोल्ट। ठीक है, तो जो ब्रांच है उसके एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल अप्लाइड है, 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल मिल गया आपको। और इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कितनी, आप इसे R1 बोल रहे हैं, 2 + 2 करके लिख दो, एक ही बात है। टोटल रेजिस्टेंस है 2 + 2 4। ठीक है, सिमिलरली देखो नीचे वाली ब्रांच के लिए भी सेम है। इसको क्या पढ़ोगे, AFDEB, तो इसके एंड भी A और B है। अगेन अप्लाइड पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है, 2 + 2 4। तो बस सिंपल I1 और क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। तो मैंने कहा भी था बच्चों, जब आप टोटल रेजिस्टेंस के लिए सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, तो करंट फिर आपको फाइनली आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर करंट इन आर्म। किस आर्म में करंट पूछा है आपसे, AF, मैं आर्म का नाम लिख दे रहा हूं पूरा, AFCEB।
इज ऊपर वाली आर्म में करंट को I1 मैंने लेट किया है, क्या हो जाएगा वोल्टेज अप्लाइड, तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड कितना है 2 वोल्ट है बच्चों, और ए और बी के बीच में दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस 2+2, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 2/4 मींस 0.5 एम्पियर। ठीक बच्चों, तो I1 की वैल्यू मिल गई आपको 0.5 एम्पियर, और सेम करंट नीचे भी है, क्योंकि सेम जो बात ऊपर वाली ब्रांच के लिए वही बात नीचे वाली ब्रांच के लिए। ठीक है, चलो फिर भी लिख देते हैं एक बार, लिखेंगे नाउ करंट इन आर्म, इसी तरीके से नीचे वाली आर्म में करंट आ जाएगी, नाउ करंट इन आर्म ये क्या है AF DB ना बच्चों, देखो AF DB इस करंट को हमने I2 लेट किया है, और इसमें भी अप्लाइड पोटेंशियल 2 है, रेजिस्टेंस 2+2 सीरीज में ना बच्चों, तो 2/4 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। और अगर आप इन दो करंट को जोड़ दो तो टोटल करंट 1 एम्पियर है सर्किट में, वैसे टोटल पूछा नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, है ना। ठीक बच्चों, तो इन दो आर्म में करंट भी मिल गई आपको 0.5, और जैसे मैंने कहा इन दो करंट को जोड़ दोगे तो टोटल करंट इन द सर्किट आ जाएगी, जिसे आप 1 एम्पियर कह सकते हो। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एडिशनल बात क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए। तो मेन है इसमें देखो सिंप्लीफाइड डायग्राम, पहले स्टेज को अच्छे से समझो, है ना, पहले स्टेप का आपने डायग्राम बना लिया तो फिर उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कुछ डाउट वगैरह हुआ कि तो शेयर किया करो डाउट्स को। ठीक है, हम आपके डाउट भी लेंगे लेक्चर में, मैसेज के थ्रू बताएंगे। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को जल्दी से। नोट कर लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है आपने, नोट करने का मतलब है स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में उसको लेक्चर खत्म होने के बाद नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, या स्क्रीन को पॉज कर लीजिए लेक्चर के टाइम पर और उसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये वीडियो सोन नहीं है, एक थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप का कहा जाता है। ग्राफ के क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको बच्चों इसे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में ही बताया था, स्लोप मेथड एक बताया था, इससे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक अच्छा है वो क्वेश्चन है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, तो ग्राफ पे बेस्ड है, मतलब थोड़ा एक कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने कहा चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन ऐसे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, बाकी ग्राफ में दिख ही रहा है आपको। बोल रहे हैं IV ग्राफ फॉर अ मेटालिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। क्या कंसेप्ट है देखो, आपने मतलब पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो, तो आपने एक मेटालिक वायर लिया और पहले उस मेटालिक वायर के टेम्परेचर को T1 सेट कर लिया, जैसे आपने T1 टेम्परेचर पे उसको सेट कर लिया। ठीक है ना, ऐसे मान लो आपने कोई भी टेम्परेचर मान लो आपने उसको 30 डिग्री पे सेट कर लिया, और फिर आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, अप्लाइड पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, करंट बढ़ रही है। कैसे, ओमिक ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आई एंड बी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ ही बता रहा है कि जैसे से आपने पहले टेम्परेचर को सेट कर लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया, और ओम्स लॉ कहता भी है ना कि टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा, तो आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके आप V को बढ़ा रहे हो, I बढ़ रहे हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले आपने T1 टेम्परेचर पे ऐसा किया है ना, फिर आपने क्या किया, उसी कंडक्टर चेंज नहीं किया, मेटालिक कंडक्टर, फिर आपने उसी कंडक्टर को किसी दूसरे टेम्परेचर पे सेट किया, जैसे मान लो आपने पहले 30 डिग्री पे किया, मान लो 50 डिग्री, मैं टेम्परेचर ऐसे अपने मन से बोल रहा हूँ, आपने मान लो 50 डिग्री पे सेट किया उसको, और फिर दोबारा से क्या किया, यही प्रोसेस किया, टेम्परेचर को सेट करके फिर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट है ना बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है T2 टेम्परेचर पे। तो आपसे पूछा है बताइए T1 T2 में से कौन मोर है, T1 T2 है ना में से कौन मोर है। तो आपको याद होगा बच्चों, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमने बड़ा सा एक टॉपिक था, उसके लिए थ्योरी चेक करिएगा, तो हमने एक है ना उस टॉपिक का लास्ट कंक्लूजन किया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं, वो लंबा सा प्रोसेस है ना, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लास्ट कंक्लूजन बोल रहा हूँ, और टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टिविटी घटती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, घट जाती है। तो देखो, टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशन IV से नहीं होती है, टेम्परेचर की रिलेशन होती है रेजिस्टेंस से। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस IV ग्राफ से रजिस्टर निकाल लेंगे और जिस टेम्परेचर, देखो जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मोर आएगी वो टेम्परेचर मोर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मोर है और T2 पे लेस है तो T1 मोर होगा, और अगर T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मोर है तो फिर T2 T1 से क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने इस ग्राफ से क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, और चेक करने किस रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर मोर या लेस है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने एक मेथड आपको बताया था। देखो मैंने कहा था इस क्वेश्चन को करने के आपका ना अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, लेकिन इसका बेस्ट तरीका होता है स्लोप मेथड। तो आप इसे स्लोप मेथड से करिएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं समझना बच्चों, ये हमने पीछे भी एक कैपेसिटर वाले चैप्टर में किया, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया बच्चों। मान लेते हैं भाई स्लोप जानते हैं, है ना, कोई भी लाइन है ना हॉरिजॉन्टल से पॉजिटिव साइड में जितने एंगल बनाती है उस एंगल के 10 को उस लाइन का स्लोप कहते हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ जो पहली T1 वाली लाइन है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, θ1, और जो T2 वाली जो लाइन है या ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है। ठीक बच्चों, ठीक है। अब tan of this ना, tan of θ1 give the slope of T1, similarly tan of θ2 give the slope of T2, मतलब ग्राफ which is drawn at T2। तो हम अब मुझे tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, ट्रायंगल क्लोज कर लेता हूं, है नहीं, मैं इन ट्रायंगल को क्लोज कर लेता हूं, मैं T1 वाले ट्रायंगल बना लेता हूं, है ना, और एक बना लेता हूं मैं किसके लिए, T2 के लिए बना लेता हूं। ठीक है, क्यों मुझे, है ना, थीटा के बाद tan थीटा चाहिए, तो मैंने दो ट्रायंगल बना लिया, T1 का ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, T2 का ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। चलिए अब ध्यान देना बच्चों, कैसे करेंगे इसको। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं एक लेक्चर में, कैपेसिटेंस में कर चुके हैं, ध्यान से समझना बच्चों। अगर इस ग्राफ से आप देखो या इस ट्रायंगल में देखो तो θ1 इज मोर देन θ2, क्लियर दिख रहा है आपको, बड़ा एंगल है θ1, आप θ1 θ2 किसी को मान लेना बच्चों, आपकी चॉइस है। तो फ्रॉम ग्राफ, अगर मैं ग्राफ से देखूं, अगर मैं इस ग्राफ के बेस पर देखूं बच्चों, तो फ्रॉम ग्राफ क्लियर दिख रहा है θ1 इज मोर देन θ2, लेकिन मुझे थीटा नहीं, मुझे तो चाहिए tan थीटा, थीटा का tan इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो मैं दोनों साइड tan ले लेता हूं बच्चों, तो देयरफॉर कितना, tan θ1 इज मोर देन tan θ2। ठीक बच्चों, भाई θ1 θ2 मोर है तो tan θ1 tan θ2 से क्या होगा, मोर होगा। अच्छा tan θ1 देखिए कहाँ आ रहा है बच्चों, ये θ1 T1 ट्रायंगल में आ रहा है बच्चों, जो T1 वाला ट्रायंगल है, और tan थीटा आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से tan θ1 निकालूं तो क्या आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में कौन है I और बेस में कौन है V, तो किसका रेशियो आ जाएगा, INV का रेशियो आ जाएगा। तो tan θ1 से किसका रेशियो मिल रहा है, INV का। ये किस टेम्परेचर पर आ रहा है बच्चों, T1 टेम्परेचर पर आ रहा है, तो एट टेम्परेचर T1 इज मोर देन, ठीक है ना। अब सिमिलरली tan θ2 देखो किस में आ रहा है, T2 वाले ट्रायंगल में आ रहा है, अगेन tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना बच्चों, परपेंडिकुलर में I आ जाएगा, बेस में क्या है, V आ जाएगा। तो अगेन tan θ2 गिव द रेशियो ऑफ करंट एंड वोल्टेज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ना बच्चों, एट टेम्परेचर क्या, T2, समझ रहे, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, लेकिन हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए थी, और रेजिस्टेंस होता है V बाई I का रेशियो, ये तो I बाई V का रेशियो आ गया, तो आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड, है ना, हमें रेजिस्टेंस के लिए V बाई I चाहिए। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, मोर बिकम लेस। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं, सॉरी क्या आ जाएगा, V बाई I एट T1 बिकम लेस देन V बाई I एट क्या, T2। ठीक बच्चों, और V बाई I R इक्वल टू V बाई I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V बाई I का रेशियो क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, इधर लिख दे रहा हूं बच्चों। तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस एट T1 आ जाएगा ना, देखो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इज लेस देन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। देखो V बाई I को मैंने दोनों साइड R लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है,
क्योंकि रेजिस्टेंट टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा है वो टेम्परेचर ज्यादा है, जो रेजिस्टेंस लेस है उसका टेम्परेचर भी लेस है। तो देयरफॉर यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है बच्चों। तो देयरफॉर T1 इज लेस देन T2, है ना। इसमें मतलब कि विच ऑफ द टू इज लोअर एंड वाई। तो T1 इज लोअर देन T2, वाई का तो पूरा रीजन ही है बच्चों हमारे पास अब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। और अगर इधर V और इधर I होता है बच्चों, तो फिर आपका आंसर में बदल, है ना, चेंज आ जाता। फिर ये जो इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ वो चेंज नहीं होता ना, अगर V और I का ग्राफ होता, ठीक है। तो खैर I एंड V में ग्राफ है, तो नोट कर लो बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों बोर्ड्स में। आप पुराने पेपर देखिए, पुराने पेपर में देखो, ग्राफ के क्वेश्चन ऑलमोस्ट ईयर में ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी रिसेंटली 2023 से 24 में आपका एक ड्यूअल नेचर में मैंने एक क्वेश्चन कराया भी बच्चों। ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर भी हम कर चुके हैं, तो उसमें मैंने लैम्डा और 1/√v वाला क्वेश्चन कराया, तो वो आपका भी रिसेंटली किसी ईयर में आया है, ठीक है। 23 से 22 का पेपर देखिएगा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे 2 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन करिए बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिसको भी नोट कर लो बच्चों जल्दी से। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा बच्चों आप सब लोगों ने। तो बच्चों आज अब हमें लगता है कि हमने आपको इनफ क्वेश्चन करा दिए बच्चों। देखो हमने हर टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन के, बस एक लास्ट टॉपिक यही बचा था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और फिर आज हमने कहा लास्ट में चलो एक थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस, है ना, चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे बच्चों कंप्लीट हो गए, थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे अकॉर्डिंग अब कंप्लीट हो गया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो बच्चों, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें मैसेज करिएगा, शेयर करिएगा हमारे साथ, ठीक है बच्चों। तो हम मैसेज के थ्रू भी आप बता देंगे, या किसी लेक्चर, अगले लेक्चर में कभी क्वेश्चन कराएंगे तो उनमें आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग अब आपका ये 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम इसके बाद सोच रहे हैं, ठीक है, कि अगला, है ना, इसके बाद तो वैसे तो मैग्नेटिज्म यूनिट है आपकी, जिसका पहले चैप्टर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आप बायर्ड सवेट लॉ, एम्पियर सेकेंड लॉ वगैरह पढ़ते हो। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि बहुत से बच्चों को हमारे मैसेज आ रहे हैं किसके लिए, वन शॉट के लिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि बच्चों इसके बाद अब हम आगे चैप्टर, कुछ जो छोटे चैप्टर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, जैसे न्यूक्लियाई है, मॉडर्न फिजिक्स के जो मेन चैप्टर है, मॉडर्न का एक चैप्टर तो हम कर चुके हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट में नहीं किया, वैसे किया हमने, ठीक है। तो लेकिन अब हम सोच रहे हैं छोटे चैप्टर से, न्यूक्लियाई है आपका, आपका एटम चैप्टर है, सेमी कंडक्टर है, ईएम वेव है, छोटे चैप्टर है ना, जिसका वन शॉट आसानी से आप, है ना, देख सकते हो। तो अब हम आगे हम वन शॉट के लिए सोच रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। अब हम वन शॉट पे वर्क करेंगे। बाकी काफी बच्चों का मैसेज मेरे पास आ गया है वन शॉट के लिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि अगला जिसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियाई, और वन शॉट में कर लेंगे, मतलब उसकी थ्योरी एक वन शॉट में कर लेंगे बच्चों। न्यूक्लियाई के बाद फिर एटम भी करेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी हैं चैप्टर वन शॉट में कर लेंगे। हाँ, ऑप्टिक्स वगैरह ऐसे, अब आप जानते हो बच्चों ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है ना, उसमें बहुत से नंबर ऑफ डायरेक्शन होते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बेस होते हैं। वन शॉट में नहीं होगा, उसको थोड़ा सा 4-5-6 लेक्चर में थ्योरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम अगले, अब वन शॉट डालेंगे बच्चों जल्दी आपका, है ना, 1-2 दिन में हम वन शॉट डाल देंगे, न्यूक्लियाई का वन शॉट डाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर है ना, हम लोग इसीलिए हम कहते हैं कि हमसे जुड़े रहिए बच्चों, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो बच्चों, और उनसे भी बोलिए वन शॉट के लिए एग्जाम है आपका, 21 को एग्जाम है, ठीक है। हार्डली आपके, अब आज आपकी कितनी हो गई 6 हो गई है बच्चों, तो हार्डली 15 डेज बचे, ठीक है। तो अब हम वन शॉट इसलिए डाल रहे हैं कि आपका, ठीक है, पूरा एक चैप्टर एक साथ में प्रिपेयर हो जाए, ठीक बच्चों। तो आप इन वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, है ना, या कोई और बच्चे जो 11 12 जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ बच्चों इन वीडियो को शेयर किया करो, और उससे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोला करो बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और जल्दी हम अब ठीक है, कल या परसों में 1 आध दिन के अंदर आपको एक वन शॉट न्यूक्लियाई का मिल जाएगा। चलिए थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे बच्चों, ठीक है, चलिए।